हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 07। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। उससे पहले एक और चीज़, हमने अब इंट्रोस को वीडियो से ड्रॉप कर दिया। इसका आपकी एकेडमिक तैयारी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली सोच रहा था कि यार हमारे वीडियोस में इंट्रोस होते हैं, कम से कम इस पूरी सीरीज़ तक तो इंट्रोस को रखें। लेकिन मुझे लगता था कि इंट्रोस के कारण हमारे व्यूअरशिप में काफ़ी ड्रॉप हो जाता था। लोग इंट्रो देख के ही वीडियो देखते हैं, हमें देखना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार ये आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसको ख़राब कर रहा है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि पूरी सीरीज़ का वेट करूँ, उससे अच्छा अगर अभी समझ में आ गया है तो इसको अभी ही हटा दो। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कोई चीज़ अच्छी नहीं चल रही है और आप सोच रहे हो अच्छा चलो अभी तो गाड़ी चल रही है, नेक्स्ट सीज़न से देखेंगे, या फिर 11th में थे 12th में देखेंगे, या फिर ऐसे कोई ना कोई हम ऐसे, हाँ, एक टाइम को रेफरेंस बना लेते हैं कि न्यू ईयर के बाद से हम ऐसा करेंगे, या अगले महीने से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अगले महीने से मैं ये टेक्निक इम्प्लीमेंट कर लूँगा। वो सब चीज़ें मत किया करो। अगर आपको समझ में आ गया है कोई चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, तुरंत इम्प्लीमेंट करो। जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करोगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो मैंने तो यहाँ पर एक चेंज कर दिया है। अब आप देखो आपको कौन से चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में या जो भी आपके गोल्स हैं उसमें करने हैं। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के कुछ स्पेसिफिक से क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम करने वाले हैं। उसमें क्या अप्रोच होती है वो भी देख लेंगे हम, ताकि आपको पता चल जाए उस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूँ आपने बेसिक वाले मॉड्यूल्स देख रखे हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मालूम है। उसके बाद से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कहाँ पे होता है? देखो, हमारे पास कभी भी एफ नेट क्या होता है? टोटल सारे के सारे फोर्सेस जो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर लग रहे हैं। तो हमारे पास पार्टिकल्स का एक सिस्टम होना भी ज़रूरी है। लेट्स से इस तरीके से 4 पार्टिकल हैं और चारों पार्टिकल में मान लो ये रॉड से जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ये रॉड से जुड़ा हुआ है, ये भी इस तरीके से स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। इनके बीच में और एक इस तरीके से स्प्रिंग लगा दी, साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। मान लो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज भी है, यहाँ पे इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, कुछ रिपल्शन वगैरह भी हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये जितने भी फोर्सेस हमने बनाए ये सारे के सारे इंटरनल फोर्सेस हैं। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम बना देता हूँ दिस, अगर मैं इसको सिस्टम बना दूँ, राइट, तो ये हमारे पास सिस्टम हो जाता है SYSTEM। अब इसके ऊपर कौन से फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम? नेट फोर्स में ये वाले फोर्सेस काउंट नहीं होंगे। हम बात करना चाहते हैं एफ नेट एक्सटर्नल की। ठीक है, एफ नेट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करेंगे। मान लो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे एक फोर्स लगा रखा है F1 वेक्टर, उसको बोल देता हूँ। यहाँ पे फोर्स लगा रखा है इसके ऊपर F2 वेक्टर, मैं इसको बोल देता हूँ। तो मेरे पास जो एफ नेट एक्सटर्नल हो जाएगा वो बेसिकली इन दो फोर्सेस का वेक्टर सम होने वाला है। और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मास ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मास क्या है? m1+m2+m3+m4, जितना भी मास है, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास F इज इक्वल टू ma होता है ना, तो इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका होता है? वो होता है सेंटर ऑफ मास का। ये भी हमारे पास वेक्टर रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं? मोस्टली आप देखोगे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एक डायरेक्शन में, यूजुअली वो डायरेक्शन एक्स होता है, उसमें एफ नेट एक्सटर्नल की वैल्यू 0 आ जाती है। इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 आ जाती है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केस बन जाता है, इफ़ एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 0। करेक्ट। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। और इसका फ़ायदा क्या हो जाता है? यहाँ पर फ़ायदा हमारे पास ये हो जाता है कि भाई अगर मैं सेंटर ऑफ मास, अब देखो वेलोसिटी ये चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ हमारा सेंटर ऑफ मास किसी फिक्स्ड स्पीड से जा रहा है। और अगर मैं ऐसे रेफरेंस फ्रेम में बैठ जाऊँ, ग्राउंड से हट जाऊँ, इस रेफरेंस फ्रेम में आ जाऊँ, है ना, जिसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उस रेफरेंस फ्रेम की, तो मुझे सेंटर ऑफ मास रुका हुआ दिखेगा। और जैसे ही सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। कैसे? उसके बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिविजन के लिए लिख देता हूँ। हमारे पास जो आर सेंटर ऑफ मास होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर प्लस ऐड करते जाओ जितने भी मास हैं, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐड करते जाओ जितने भी हमारे पास मासेस हैं। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो मेरे पास आ जाता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसको किस तरीके से लिखा जाता है? m1v1 वेक्टर प्लस
m2 v2 वेक्टर प्लस ऐड करते जाओ जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और सिमिलरली इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है m1 a1 प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस ऐड करते जाओ जितने भी हैं डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाता है m1 प्लस m2 प्लस जितने भी हैं यहाँ पर इस तरीके से ऐड करते जाओ। ऑलराइट, अच्छा एक और चीज़ समझो, यहाँ पर अगर हमारे पास एफ नेट की वैल्यू 0 हो जाती है इसका मतलब हमारे पास सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अगर सारे के सारे मास को मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये जो चीज़ है ये बन जाती है हमारे पास सिस्टम का मोमेंटम। अब सिस्टम का मोमेंटम आप ऐसे भी लिख सकते थे m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4। उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मोमेंटम वेक्टर ऑफ सिस्टम, उसकी वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, मास ऑफ सिस्टम है ना टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से भी चीज़ों को लिखा जा सकता है। ऑलराइट, अच्छा ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, देखो यहाँ पर आप इस पूरे को दूसरी तरफ ले जाओगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये एफ m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 ये बन जाते हैं इंडिविजुअल फोर्सेस है ना। इसके ऊपर क्या फोर्स लगा, इसके ऊपर क्या फोर्स लगा, नेट एक्सटर्नल। और यहाँ से आ जाता है हमारे पास मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑलराइट, तो इसी को आप लिख सकते हो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ नेट एक्सटर्नल है ना अपॉन मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ समझो, हमारे पास अगर यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग ने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया तो इसके ऊपर भी कुछ फोर्स लगाया होगा। ये इंटरनल फोर्स है, इस इंटरनल फोर्स के कारण इनका कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है ना। इसका भी कुछ एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, इसका भी कुछ एक्सेलरेशन उधर हो जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं होएगा। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपके लिए लिख देता हूँ, इफ़ एफ नेट है ना एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ पर अगर ये वाली वैल्यू 0 हो गई तो मास ऑफ सिस्टम तो 0 नहीं होता, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 आ जाती है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसकी वैल्यू आ जाती है 0। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे पार्टिकल्स के इंडिविजुअल एक्सेलरेशन 0 होंगे है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a1 a2 a3 a4 दीज मे नॉट बी 0। ठीक है, वो सब चीज़ें हम फिर अलग तरीके से देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं। तो अभी हमारा बेसिक रिवीजन हो गया है, अब देख लेते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके की टेक्निक्स हमें लगानी होती है। सेंटर ऑफ मास में बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे मान लो मेरे पास इनिशियली ये 2 ब्लॉक रेस्ट पे थे और इस ब्लॉक को हमने यहाँ से छोड़ दिया तो ये यहाँ से इस तरीके से इधर स्लाइड होगा, लेकिन जब ये इस तरफ आ रहा होगा तो इन दोनों के बीच में देखो नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी। अब नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इस पे इस दिशा में लग रहा है, उसके कारण इसका इस दिशा में एक्सेलरेशन होता है। इसके ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है तो इसका भी इस दिशा में कुछ एक्सेलरेशन होगा। फाइनली हम देखते हैं इसकी इस तरफ कुछ वेलोसिटी आ जाती है, इस ब्लॉक की कुछ इस तरफ वेलोसिटी आ जाएगी। और इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, पहली बात तो यहाँ पे समझना है इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगा था वो एक इंटरनल फोर्स होता है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कोई है नहीं, ऊपर नीचे वाली दिशा में ज़रूर है, इसीलिए ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन में आप बात करोगे तो आपका सेंटर ऑफ मास नीचे आ भी रहा है ना। इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं रहा होगा, फिर फाइनली ये नीचे आ जाता है, सो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे शिफ्ट ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखी जा सकती है। यहाँ पे मान लो मैंने बोल दिया कि इसकी वेलोसिटी इनिशियली इसमें v0 दे दी, बताओ इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में होगा क्या, ये थोड़ा आगे जाएगा, फिर ये कंप्रेस कर रहा था तो इस पर भी फोर्स लगेगा तो इसकी भी एक्सेलरेशन होगा, इसकी भी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, इसकी भी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे केस में फाइनली जब दोनों की मैक्सिमम जब कंप्रेशन हो रहा होगा उस वक्त दोनों की वेलोसिटी एक्चुअली सेम हो जाती है, क्योंकि अगर ये वाली वेलोसिटी कम है ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब अभी भी स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। और अगर ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा है ये वाली वेलोसिटी कम है, यानी कि स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू हो गई, पहले कंप्रेस होगी फिर इलोंगेट हो गई। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन है उस वक्त दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो अगेन हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है कि अगर हमारे पास एफ एक्सटर्नल नेट
की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब मैं लिख दूंगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो भी कौन सा, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर सकते हैं, है ना, कंजर्वेशन, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल। ये वाली चीज़ हम कर सकते हैं इन एक्स डायरेक्शन, पूरे में नहीं कर सकते, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास नहीं है। ऑलराइट, अच्छा एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, है ना, एक्स्ट्रा हम मोमेंटम कंजर्व करा लेंगे, उससे कुछ इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, देखो यहाँ पर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी जो इवेंचुअली दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना, बाद में दोनों की कुछ वेलोसिटी आ जाती है। वेलोसिटी का रेशियो तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी भी कंजर्व करानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनिशियली इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो एनर्जी बाद में इसकी और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो दोनों को थोड़ी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। साथ में थोड़ी सी एनर्जी स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग भी थोड़ी सी एनर्जी को स्टोर कर लेगा, करेक्ट। तो एनर्जी बैलेंस करना पड़ेगा हमें। सेम चीज़ यहाँ पे होती है, ये नीचे आएगा तो हमारे पास mgh एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी, जो कि इन दोनों की ही काइनेटिक एनर्जी में जाने वाली है। अब P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल करोगे, इससे आपको वेलोसिटीज़ के रेशियो मिल जाएंगे। जैसे इसका मास 2m है, इसका मास सिर्फ m है, तो इसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी मान लो इस तरफ 2v आती है, तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ v आ जाएगी। रेशियो में पता चल गया 1:2 का आया, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी भाई, यहाँ से ये जो नीचे आया है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे हमें एनर्जीज लिखना आना चाहिए। अब देखो एनर्जी अगर मैं लिखने जाऊँ तो मैं लिखूंगा एनर्जी इक्वेशन, और मैं लिखूंगा, पहले लिखता हूँ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ आ जाती है, हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो जाएगी, यहाँ पर अक्सर हमें v1 और v2 नहीं पता होता है, तो सॉल्व करने में थोड़ा लंबा चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो अगर मैं इसी चीज़ को इस इक्वेशन के साथ मर्ज करा दूँ, है ना, पहले मैं ये लिखूंगा फिर ये लिखूंगा, दोनों को सॉल्व करूंगा, तो इन दोनों का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाता है, वो हम कर भी चुके हैं उसको। तो यहाँ पर देखो हमारे पास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी होगी इनकी। तो अगर मैं उसी की टर्म में इसको लिखने जाऊँ, सेम चीज़ को लिखा जा सकता है भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ म्यू इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। जहाँ पर हमारे पास जो म्यू की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू इज इक्वल टू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी v1 माइनस v2, या फिर आप इसको लिख सकते हो v2 माइनस v1। फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव, और हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम एनर्जी को रीअरेंज किया जा सकता है इस तरीके से। अब ऐसा करने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहती है, हमारे पास ये वाली जो एनर्जी की टर्म है ना ये कांस्टेंट आ जाती है, ये चेंज नहीं होगी, ये वाली चीज़ चेंज नहीं होगी। अब मान लो ये ब्लॉक यहाँ से नीचे आया तो हमारे पास ये जो वैल्यू पहले थी बाद में भी वैल्यू यही रहने वाली है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 थी तो बाद में भी 0 रहेगी। यहाँ से जो हमारे पास mgh एनर्जी एक्स्ट्रा आई थी उसको आप सीधे सीधे इस तरीके से लिख सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी हमें पता था, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अगर 2v है तो इसकी इस तरफ वेलोसिटी v रहेगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाती है 3v टोटल, है ना, ये 2v से इधर जा रहा था, ये v से इधर जा रहा था, एक के रेस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी 3 टाइम्स v हो गई। सीधे यहाँ पे रखो, m1 m2 की वैल्यू थी, यहाँ से आप फटाक से म्यू निकाल लो और इस जो एनर्जी है इसको किससे इक्वेट कर दोगे, यहाँ से जो हमारे पास mgh आया था उससे, और एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं जब भी हमें एनर्जी इक्वेट करनी होगी टू मास सिस्टम में, हम हमेशा देखेंगे कि इसकी मदद से हमारे काम आसानी से हो जाते हैं। ऑलराइट, अच्छा इसी को लिखने का और एक तरीका होता है, अगर मैं इसको बोलूँ ना ये विद रिस्पेक्ट टू, ये तो सेंटर ऑफ मास की टर्म्स में हमने लिख दिया है। कई बार ऐसा होता है कि एनर्जी को आप सेंटर ऑफ मास वाले रेफरेंस फ्रेम से देखते हो, ऐसे केस में हम बोल देते हैं कि भाई बस यही हमारी काइनेटिक एनर्जी थी। बोलने का अपना अपना तरीका है, बेसिकली हमें पता है ये वाली वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रह जाती है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट।
तो आप एनर्जी इक्वेशन में लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड दोनों हैंड साइड पे यही रहने वाला है, तो अपने आप वो कैंसिल आउट हो जाता है। सिर्फ यही हमारे काम की इक्वेशन बचती है। बहुत सारे अच्छे अच्छे इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और एब्सोल्यूट क्लैरिटी यहाँ पर आ जाएगी। A block of mass 1 kilogram is moving towards a movable wedge of mass 2 kilogram as shown in the figure. All surfaces are smooth. When the block leaves the wedge from the top, its velocity is making an angle of theta is equal to 30 degree with the horizontal. The value of v naught in meter per second is. तो हमें v naught की वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो चल क्या रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई कि एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है जब ब्लॉक यहाँ से निकलता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इस वेज का एंगल तो 60 डिग्री है, तो देखो वेज के रेस्पेक्ट में तो वो 60 डिग्री पे ही निकलेगी, लेकिन वेज की इस दिशा में कुछ वेलोसिटी थी, तो वो वेलोसिटी इसमें भी ऐड हो जाएगी, है ना। क्यों है जब वो ऐड हो जाएगी? हमारे पास होता है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई अगर ये 60 डिग्री के एंगल पे वेज के रेस्पेक्ट में निकला था, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट के लिए वेज की वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाएगी, और ये जो नेट हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से आने वाला है, ये बनता है 30 डिग्री के एंगल पे। देख लिया, यहाँ पर वेज पे बैठ के देखोगे तो लगेगा वो 60 डिग्री पे यहाँ से निकला है, लेकिन ग्राउंड से देखोगे तो पता चलेगा अच्छा ये भी इधर जा रहा था, ये कुछ 30 डिग्री के एंगल से निकला है। यही चीज़ हमें समझनी थी यहाँ पर। ऑलराइट, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? अभी हम सारी की सारी स्टेप्स देख चुके हैं। पहले खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या अज्यूम करना है। देखो v नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, लेट से v1। फाइनली जब वो ब्लॉक हमारा निकल रहा है, और ये जो ब्लॉक है इसकी इस दिशा में मेरे पास वेलोसिटी होती है v2, और ये है wrt वेज। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद रेस्पेक्ट टू वेज है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखो ये एंगल 60 डिग्री था, तो ये यहाँ पर दोनों के दोनों एंगल सेम है, ये भी हो जाता है हमारे पास 60 डिग्री। अब बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए बन चुका है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है 7। कैसे है सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, नहीं तो भूल जाओगे क्या करना है। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अभी मुझे डायरेक्टली तो नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ से कुछ बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलने वाली है। देखो इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज तो v2 है एट एन एंगल 60 डिग्री, तो इसको लिख देते हैं जल्दी से। इसकी वैल्यू जाएगी v2 का cos 60 इतना i कैप प्लस v2 का sin 60 इतना j कैप। करेक्ट, ये हमारे पास i कैप, ये हमारे पास j कैप की वैल्यू आ गई। प्लस हमें ये वाली चीज़ भी करनी पड़ेगी ना, तो प्लस कर दो वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसकी वैल्यू हमारे पास है v1 i कैप। ये जाता है v1 टाइम्स i कैप। हमसे क्या बोला गया है? ये जो नेट वेलोसिटी है ना, इसका एंगल आ रहा है हमारे पास 30 डिग्री। तो ये जो चीज़ है इसका एंगल 30 डिग्री है। ये कैसे पॉसिबल है? बहुत ही आसानी से बता सकते हैं हम। हमारे पास कुछ Vx कंपोनेंट है, हमारे पास कुछ Vy कंपोनेंट है, और इन दोनों का अगर मैं बोलूँ यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री का। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx। वैल्यूज रख दो। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इज इक्वल टू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है? वो सिर्फ ये वाली, विच इज इक्वल टू v2 sin 60। v2 का sin 60 कितना हो जाता है? v2 इंटू √3/2, तो हो जाएगा √3 v2 डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास? v2 cos 60। v2 cos 60 कितना हो जाएगा? v2 डिवाइडेड बाई 2, हो जाएगा v2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस v1। हमारे पास यहाँ पर एक v1 भी है। ऑलराइट, यहाँ से मैं देखता हूँ मेरे पास वैल्यूज़ आ जाती है 1/3 इज इक्वल टू v2 अपॉन v2 प्लस 2v1, या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ से मेरे पास आ जाता है 3v2 और वो इस तरफ कट जाएगा 2v1 इज इक्वल टू 2v2, या फिर मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे v1 इज इक्वल टू v2। ये मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया सिर्फ इस चीज़ से कि यहाँ पर फाइनली इसकी जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो 30 डिग्री पर है। इससे ही हमने इतनी सारी चीज़ें पता कर ली।
जैसे ये सब कुछ पता चल गया, हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो चुकी है। अब देखो, लीनियर मोमेंटम अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करा दूं तो मुझे v1 और v2 के बीच में एक और रिलेशन पता चल जाएगा। ठीक है, वो काम भी कर लेते हैं। इनिशियली मेरे पास मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल अगर मैं करूँ तो इनिशियली मोमेंटम कितना था 1 इंटू वी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास फाइनली, देखो सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे हम, है ना, इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, पूरे दुनिया भर में नहीं होगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्सेस की वैल्यू 0 है। ठीक, इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू, हमारे पास देखो इसका एक्स दिशा में कुछ वेलोसिटी है जो मुझे पता चल चुकी है यहाँ से, वो है v2 cos 60 प्लस v1, है ना। तो वो जाएगा 1 इंटू V2 का cos 60 वो जाता है V2 डिवाइडेड बाई 2, V2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V1 विच इज इक्वल टू V1, है ना, प्लस 2 इंटू V1, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, 2 मास है इसका और V1 इसकी वेलोसिटी है। तो हमने मोमेंटम कंजर्व करा लिया। यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी V1 और V2 के बीच में, और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, V0 इज इक्वल टू, अच्छा आप एक काम करो, V1 और V2 यहाँ पे किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो। तो ये 2V1 है, यहाँ पे V1 है, ये मिलके हो जाता है हमारे पास 3V1 प्लस V1 बाई 2 कर दोगे तो हो जाएगा 7V1 बाई 2। दिस विल बी इक्वल टू 7V1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 7V2 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन, है ना। इन सभी इक्वेशन का यूज़ करके अब हमारे पास यहाँ तक तो गाड़ी पहुँच चुकी है। हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ V0 इन मीटर पर सेकेंड, वो भी अभी तक हमारे पास नहीं आई है। तो अब क्या करें, अब यहाँ पर हमें तीसरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एनर्जी की इक्वेशन। तो एनर्जी की इक्वेशन के लिए अब आपको क्या करना है, हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, फाइनली दोनों की कुछ वेलोसिटी है जो V0 की टर्म्स में ही है, इसकी टर्म्स में वो भी मुझे पता है, और ये कुछ mgh ऊपर आया कितना 1.45 मीटर। तो इसके हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। यहाँ पे वो सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, उस टर्म में मत जाना, थोड़ा मुश्किल हो सकती है। डायरेक्टली लगाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एनर्जी कंजर्व कराओ और देखो आपके पास आंसर आ जाएगा V0 की वैल्यू कितनी है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है 7 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया देखो, सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक था और यहाँ पर हमने क्या देख लिया था, इसकी जो वेलोसिटी आती है इस वक्त वो v1 थी, इसकी वेलोसिटी इस वक्त v2 थी, और हमने कुछ रिजल्ट निकाल लिया था कि हमारे पास v1 इज इक्वल टू v2, है ना, 7 बाई क्या था 7/2 इज इक्वल टू v0, इस तरीके से। ऑलराइट, हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली एनर्जी कंजर्व करानी है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनिशियली टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियली मेरे पास एनर्जी थी 1/2 इंटू 1 इंटू V0 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस mgh। तो यहाँ पे कर देंगे पहले प्लस mgh, मास की वैल्यू है 1, g की वैल्यू g रख दो और हाइट h, हमें लेट से भी mgh उसको मैं लिख रहा हूँ, प्लस हमारे पास इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। लिखना बहुत ही आसान है क्योंकि हमारे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है। तो यहाँ पे आ जाएगा वो 1/2 इंटू 2 इंटू V1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमें इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले पता करनी पड़ेगी। इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे नहीं पता, तो इसको मैं 1/2 इंटू मास m इंटू V2 का स्क्वायर नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। V2 विद रेस्पेक्ट टू वेज थे, हमें विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करना है, तो हम देखो उसको भी पता कर लेते हैं। हमारे पास एक वेक्टर है इस तरफ, ये जा रहा है V2, हमारे पास इस तरफ है दूसरा वेक्टर जो है V1। हम देख चुके थे V1 इज इक्वल टू V2, तो हमारे पास आ गया था मैग्नीट्यूड में। हमें पता है उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो है थीटा, और मैं क्या लिख दूंगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज वही तो है V2 वेक्टर, है ना, इज इक्वल टू V2 वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या है, वो है V1 वेक्टर। और अब हमारे पास दो वेक्टर्स को ऐड करना है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है और हमें तुरंत उसकी वैल्यू पता चल जाती है। इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाता है वो आ जाता है अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस ऑफ 60 डिग्री, करेक्ट,
क्योंकि ये एंगल था 60 डिग्री। और क्योंकि मुझे पता है V1 की वैल्यू V2 के बराबर है, यहाँ पे आप जैसे ही सारी की सारी वैल्यू रखे हुए, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2, ये सारे के सारे इनको आप V1 की टर्म में लिख सकते हो। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √3 इंटू V1 का स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो √3 टाइम्स V1। अब जैसे ये मेरे पास नेट वेलोसिटी आ गई, इसको मैं यहाँ पर रख सकता हूँ ना, ये वाली जो वेलोसिटी है दिस इज WRT, ग्राउंड आ चुकी है। और क्योंकि ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ चुकी है, इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा और उसका मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3V1 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ V1 है, V1 है, V0 है और इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। V1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, V1 इज इक्वल टू 2/7 V0। यहाँ से देखो अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाती है, दिस इज इक्वल टू V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH प्लस 2V1 का स्क्वायर प्लस 3V1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं 2GH प्लस 5 इंटू V1 का स्क्वायर। अच्छा, V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 को लिख सकता हूँ 2/7 V0, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 V0 का स्क्वायर। अब V0 का स्क्वायर इधर है और यहाँ पर ये हमारे पास कुछ टर्म आ गई है, ये दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है V0 का स्क्वायर 1 - 20/49 विच इज़ इक्वल टू V0 का स्क्वायर कितना हो जाता है 29/49 इज इक्वल टू 2GH। अच्छा, हाइट की जो हमें वैल्यू दी है 1.45 मीटर है ना, 1.45 मल्टीप्लाइड बाई जी कर दोगे तो वो जाएगा 14.5 और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दोगे तो वो सीधे सीधे 29 से इस तरीके से कट जाता है। ये हमारे पास इस तरीके से कट जाते हैं। V0 की यहाँ से वैल्यू आ जाती है, V0 इज इक्वल टू √49 विच इज़ इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। हमने जो एनर्जी की इक्वेशन लिखी, इसमें बस एक हमारे पास ट्रिक थी कि हमारे पास ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं उसमें वेलोसिटी रिलेटिव टू द वेज नहीं यूज़ कर सकते, रिलेटिव टू द ग्राउंड यूज़ करनी होती है, वो हमने निकाली वेक्टर से। यहाँ पे हमें बड़ी आसानी से वो निकल गई और हमारे पास आंसर रह जाता है 7 मीटर पर सेकेंड। अब इसी क्वेश्चन के कुछ और पार्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। टू वॉट मैक्सिमम हाइट विल द ब्लॉक राइज। तो अब वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, अभी तक हम पता कर चुके थे ये जो V0 की वैल्यू है वो है 7 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास ये था V1, हमारे पास ये वाली वैल्यू थी कितनी, V2। ऑलराइट, V1 की वैल्यू कितनी आई थी, V1 की वैल्यू आई थी 2/7 टाइम्स V0 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। V2 की जो वैल्यू आ जाती है वो भी आ जाती है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन दिस इज WRT वेज। हमें एक्चुअली इस ब्लॉक की विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी पता करनी है, तो मैं पता करना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो अगेन फिर से हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज हम देख चुके हैं, वो है V2 एट एन एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास देखो एक्स डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी, देखो V2 का भी मैग्नीट्यूड 2 आ चुका था, V1 का भी मैग्नीट्यूड 2 आ चुका था, तो हो जाएगा 2 इंटू cos 60। ऑलराइट, 2 इंटू cos 60 प्लस हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है 2 के बराबर प्लस 2, इतना तो हो जाता है मेरे पास आई कैप, प्लस हो जाता है 2 इंटू साइन 60, इतना जे कैप। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मुझे क्या पता करना है, मैक्सिमम हाइट। एक्स वाले कंपोनेंट से मैक्सिमम हाइट का कोई लेना देना नहीं होता, हमें सिर्फ वाई वाले कंपोनेंट से मैक्सिमम हाइट पता चल जाती है। अच्छा, तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका भी जो वाई कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, वो आ जाती है 2 इंटू साइन 60 विच इज़ इक्वल टू 2 √3/2 विच इज़ इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एच मैक्स जो आ जाता है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, वो आ जाती है U²/2g प्रोजेक्टाइल मोशन। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अच्छा यहाँ पे UY होता है ना, UY की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, ये इस प्रोजेक्शन से उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू जाएगी 3/2 इंटू जी की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये जाता है 0.15 मीटर। फटाक से अगर आपने बी मार्क कर दिया तो गलती हो जाएगी। ये कौन सी हाइट आई है, ये आई है हमारे पास इस तरीके से, इसको निकाला है अभी मैंने H।
और इसको मैं एच ही लिख देता हूँ, एच मैक्स नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एच मैक्स इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h विच इज इक्वल टू 0.15 प्लस 1.45 विच इज इक्वल टू 1.6 मीटर, इसीलिए C बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसका एक और छोटा सा पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। इन द होल प्रोसेस लेट J बी द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इम्पल्स गिवन टू द ब्लॉक बाय द वेज, JH इज इट्स हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, JV इज इट्स वर्टिकल कॉम्पोनेंट, देन हमें उन इम्पल्स की वैल्यू पता करनी है। अच्छा देखो इम्पल्स क्या होता है, हमारे पास जो J वैल्यू होती है ना, J इज़ वॉट नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ फोर्स डॉट dt, ठीक है। इसका मतलब जो भी नेट मोमेंटम चेंज हो जाता है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना, F डॉट dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो लगी होगी, मान लो हमारा ब्लॉक कभी यहाँ पर रहा है, लेट से हमारा ब्लॉक कभी यहाँ था, तो इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगी होगी वो तो इस दिशा में लगी होगी, है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन लगी होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनके बीच में जो भी इम्पल्स है वो भी इसी दिशा में होगी, ठीक, ये भी हम बोल सकते हैं। और इसके ऊपर कितनी लगी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर पता करना बहुत आसान है, क्योंकि इनिशियली तो देखो इसकी जो वेलोसिटी थी वो इस दिशा में थी 0, बाद में इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो गई है 2, तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी का कुछ इस दिशा में कुछ कंपोनेंट होगा तो मैं पता कर सकता हूँ भाई इस दिशा में हमारे ऊपर जो नॉर्मल के कारण इम्पल्स पड़ी है वो कितनी हो गई है, तो वो मैं यहाँ से इस तरीके से पता कर सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम पता कर लो, इस दिशा में आपको आपकी इम्पल्स मिल जाएगी, और इम्पल्स मिल जाएगी एक बार तो उसका कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, उसका कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। चेक करो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो देखो एक्चुअली सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ये समझो, अगर मेरे पास ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाता है 60 डिग्री, और ये वाला एंगल आ जाता है मेरे पास 30 डिग्री। हमारे पास जो J इम्पार्ट हुई है वो इसी के अलॉन्ग हुई होगी, J यहाँ पर ही हुई होगी J, ठीक है। तब देखो ये जो J इम्पार्ट हुई है उसका कुछ एक X कॉम्पोनेंट है ना, और उसी के कारण मैं बोल सकता हूँ कुछ मोमेंटम में चेंज आया होगा, उसी को मैं लिख दूंगा डेल्टा P X कॉम्पोनेंट प्लस डेल्टा P Y कॉम्पोनेंट, ठीक है। डेल्टा P Y का तो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन डेल्टा P X की वैल्यू मुझे पता है। अगर इस ब्लॉक के लिए मैं बात कर लूँ तो डेल्टा P X की जो वैल्यू है वो आ जाती है हमारे पास, इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी, बाद में इसकी वेलोसिटी इस तरफ 2 हो जाती है, और इसके पास टोटल मास 2 था। तो मैं लिख सकता हूँ भाई ये जो हमारे पास J वेक्टर है इसका भी कुछ होगा ना, JX, या फिर उसको उन्होंने क्या बोला है JH इज इक्वल टू डेल्टा P X विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन सेकेंड, इसकी यूनिट हो जाती है। तो JH की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 4, तो यहाँ से हमारे पास B इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा JH की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, और मेरे पास टोटल एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री, तो मैं यहाँ पर एक्चुअली JY का मैग्नीट्यूड पता कर सकता हूँ। मैं क्या लिख दूंगा, JY अपॉन JH। इसको फील करने की कोशिश करो, ये है मेरे पास JH, ये है मेरे पास JY, दोनों के बीच में जो एंगल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो है 30 डिग्री, तो मैं लिख लूँगा JY अपॉन JH इस तरफ आएगा यार, JH दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री यानी कि 1/√3। तो JY की जो वैल्यू आ जाती है इट इज़ इक्वल टू 4/√3 न्यूटन सेकेंड। तो C भी मेरा करेक्ट आंसर आ जाता है, और क्योंकि C की वैल्यू भी करेक्ट आ गई, इसकी भी वैल्यू करेक्ट आ गई, मैं टोटल J का मैग्नीट्यूड पता करूंगा तो वो हो जाता है √JY का स्क्वायर प्लस JH का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू आप देखते हो इसकी वैल्यू आ जाती है 8/√3। A हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, तो बेसिकली D हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ये कुछ भी करेक्ट नहीं बचता है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था। अगेन लास्ट में फिर से रिपीट करूँगा, क्या इंपॉर्टेंट है इस सवाल में कि हम इसकी जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेज एज्यूम करें, उसके बाद एक एक्सप्रेशन लिखें। हमेशा हमने सब जगह वो एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे हम ये वाले जो एक्सप्रेशन की बात करते थे, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दैट्स इट, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये बहुत ही अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का।
हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेईई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेईई मंथ एंड नीट मंथ। जेईई मंथ में जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेईई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे, सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ, कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।